बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, इस लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ा था और फिर हमने उसके ट्रेंड्स पढ़े थे। पीरियड में आपको बताया था इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है, फिर उसके रीजन वगैरह पढ़े थे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिस सेक्शन इज गोइंग टू लुक एट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज यही होती हैं जो फिजिकली नजर आ रही होती हैं, फिजिकल अपीयरेंस यानी जो बाहर से नजर आ रही होती हैं। जैसे हम जैसे कहते हैं कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, साफ देख के पता चल जाता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हम किसी कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, तो ये सारी चीज़ें अब जिसमें आ जाते हैं, कलर वगैरह भी आ जाते हैं। अब दिस सेक्शन इज गोइंग टू लुक एट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड द, हम इसमें एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि किस चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या ट्रेंड है, कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि हम थर्ड पीरियड फिलहाल देख रहे हैं, तो उधर होप के थर्ड पीरियड ही होगा। टू अंडरस्टैंड दिस यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसके लिए स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर, यानी जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर उसकी होगी, जैसे कि NaCl हो गए, तो उनके बहुत आयोनिक कंपाउंड हो गए, तो इन NaCl का आप लोगों को पता है क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फोर्स देनी पड़ती है, तब जाके बांड टूटते हैं और अब वो जाके मेल्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट यही है कि कोई सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी मेल्ट हो जाए, इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये इसमें हमें बहुत, उसके बाद अगर आइस है, वाटर है, तो वो आइस है सॉलिड स्टेट में, तो उसको हीट एनर्जी दी जाती है और वो फिर आइस से फिर वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी बेसिकली वो मेल्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं पिघल गए, बर्फ़ पिघल गई है, तो यानी ये मेल्ट हो गई है। इसी तरीके से मेटल्स वगैरह का भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, डायमंड का भी एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जितना ज़्यादा हार्ड होगा और स्ट्रक्चर बॉन्ड आपस में मजबूत होंगे या आयोनिक बॉन्ड, तो मेल्टिंग पॉइंट उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उनको मेल्ट करने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट चेंजेस एज यू गो अक्रॉस द पीरियड। यानी अगर एलिमेंट के स्ट्रक्चर्स की बात की जाए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी फर्ज करें मैं कहता हूँ कि CH4 का स्ट्रक्चर ड्रा करो मीथेन का, तो मीथेन का आप लोगों को पता है ये स्ट्रक्चर होता है, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए में। NH3 का स्ट्रक्चर होता है, तो वो ये होता है NH3, ये लोन पेयर है, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है। इस तरीके से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं। तो और उसके बाद वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो ये, तो इस तरीके से वो कह रहे हैं जैसे जैसे हम मुख्तलिफ जाते जाएँ तो इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो चेंज होते जाते हैं एलिमेंट्स के। सोडियम की अगर बात, द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट चेंजेस एज यू गो अक्रॉस द पीरियड। द फर्स्ट 3 जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, वो कह रहे हैं कि जो पहले 3 है जो वो सारे के सारे मेटल्स हैं। क्योंकि जो मेटालिक अगर ट्रेंड देखा जाए, मेटल का ट्रेंड देखा जाए, मेटालिक का कि मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल, तो ये बेसिकली क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 में भी है। मेटालिक का जो ट्रेंड है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, उसमें जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर क्लास 9 का, उसमें भी नेशनल बुक फाउंडेशन, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था कि मेटालिक करैक्टर जो है वो पीरियड में अगर बात की जाए, पीरियड में वो डिक्रीज करता है पहले, इसीलिए फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहा जाता है, अल्कली मेटल, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये भी लूज करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये वाले भी, उसके बाद ये वाले भी, उसके बाद ये जो नीचे इधर आ जाए तो ये उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, एक्सेप्ट हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, ये शेयरिंग करता है, तो ये सोडियम वगैरह मेटल आ जाते हैं। बाकी उसके बाद बी माँ का सर बड़ा, उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह ये मेटल आ जाते हैं। उसके बाद अगर तीसरा ग्रुप देखा जाए, बोरान आ जाते हैं, बोरान कार्बन, बोरान, बोरान एल्युमिनियम, इधर तक वो कहता है कि मेटल है। जो थर्ड ग्रुप है, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया। उसके बाद आगे आ जाता है चौथा ग्रुप, ससी गई सिंध पंजाब, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड, ये। उसके बाद वो कहते हैं कि इधर से जो है ये मेटल आइड्स होते हैं, फिर ये नॉन मेटल शुरू हो जाता है, आगे वाले जो हैं फिर वो नॉन मेटल हो जाते हैं। यानी मेटेलिक से
ये मेटेलिक से फिर क्या करता है, मेटल से मेटलॉइड की तरफ जाता है। मेटलॉइड होता है जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो, फिर इधर आके फिर नॉन मेटेलिक की तरफ जाए। यानी पीरियड में देखा जाए तो मेटेलिक्स टू नॉन मेटेलिक जा रहा है। मेटेलिक करेक्टर यानी मेटेलिक करेक्टर पीरियड में डिक्रीज होता जा रहा है बेसिकली मेटेलिक करेक्टर। उसके बाद अगर हम ग्रुप में देखते जाएं, ऊपर से नीचे आते जाएं, तो क्योंकि पीरियड में जो चीज़ मोस्टली अगर पीरियड में मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वो आप लोगों को मैंने रीजन बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी में कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन तक नहीं लग रही होती और इलेक्ट्रॉन को फिर निकालना आसान हो जाता है। न्यूक्लियस की फोर्स जैसे जैसे नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान, इलेक्ट्रॉन इसलिए हमें साफ होते जा रहे हैं। और मेटल को हम यही कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होते जा रहे हैं, तो मेटेलिक करेक्टर ग्रुप में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर ग्रुप पीरियड की और ग्रुप की बात की जाए तो मेटेलिक जो करेक्टर है, मेटेलिक करेक्टर वो पीरियड में डिक्रीज कर रहे हैं और ग्रुप में वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और रीज़न वही है जो मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से हो जाएगा तो मेटेलिक आसानी से होगी। अब इन सोडियम ओनली वन, सोडियम मैग्नीशियम ऑल, वो कहता है कि सिलिकॉन जाइंट कोवेलेंट, जो सिलिकॉन होता है वो जाइंट कोवेलेंट यानी जो 4 ग्रुप है शशि गई पंजाब, तो इसमें तो फिलहाल हम सिलिकॉन की बात करें क्योंकि हम फिलहाल थर्ड पीरियड सिर्फ स्टडी कर रहे हैं। एंड द रेस्ट जो कि फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। देखा जाए तो 3 मेटालिक स्ट्रक्चर, वो कहता है कि सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हैव मेटालिक स्ट्रक्चर्स, यानी सोडियम और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अगर इनकी बात की जाए, यानी जो थर्ड पीरियड के पहले 3 जो एलिमेंट्स हैं, तो जिसमें सोडियम की वाले ग्रुप की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरे ग्रुप की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तीसरे ग्रुप की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये जो ग्रुप हैं ये तीनों के तीनों है मेटालिक स्ट्रक्चर। इनके जो स्ट्रक्चर होता है वो मेटालिक होता है। इन सोडियम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इज इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्ड, वो कहता है सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है मेटालिक बॉन्ड में। यानी जब ये इसका जो सोडियम होता है वो मेटालिक बॉन्ड, ये सोडियम का स्ट्रक्चर है। पहले शेल में अगर ये देखा जाए तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड है। तीसरे शेल में फिर 1 इलेक्ट्रॉन। वो कहता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये मेटालिक बॉन्ड में हिस्सा लेता है, आप सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का। तो वो कह रहे कि 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम इज इन्वॉल्व इन मेटालिक बॉन्ड द सिंगल 3s इलेक्ट्रॉन। ये जो आप इसकी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, वो कह रहे हैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम की बात होगी तो जारी बात है 3s2 होगा। जब आगे सोडियम मैग्नीशियम, क्योंकि ये सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम आगे आ जाएगा तो 3p1 आ जाएगा वो, फिर 3s2 3p1, यानी ये फिर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चलेंगे एल्युमिनियम के। AlCl3, इसीलिए आपने देखा होगा सोडियम के साथ जब भी होता है तो NaCl होता है, सिंपल एक उसने बॉन्ड बनाया होता है NaCl, क्योंकि सारी बात 2 बॉन्ड नहीं में वो बनाता। इसी तरीके से मैग्नीशियम में आपने जब भी देखा होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसी तरीके से आपने जब देखा होगा आगे एल्युमिनियम जो आ जाता है AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड AlOH3, ये होते हैं, यानी उसने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, तो 3 बॉन्ड ऐसा लेते हैं। उसमें वो कह रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन मेटल क्रिस्टल इज आल्सो डिफरेंट इन दीज मेटल्स, यानी तीनों मेटल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल्स का वो डिफरेंट है। यानी सोडियम इज 8 कोऑर्डिनेटेड, ईच सोडियम इज टच बाय ओनली 8 अदर एटम्स, यानी वो कह रहा है कि सोडियम जो है वो 8 कोऑर्डिनेटेड है। अगर एक सोडियम इधर पड़ा है तो वो 8 दूसरों के साथ जुड़ा हुआ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक सोडियम जो है इज 8 कोऑर्डिनेटेड, ईच सोडियम एटम इज टच बाय ओनली 8 अदर एटम्स, यानी 8 दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। बोथ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर 12 कोऑर्डिनेटेड, ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि सोडियम को कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो वो 8 है, यानी सोडियम 8 दूसरे एटम के साथ जुड़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जुड़ सकता। तो बोथ मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर 12 कोऑर्डिनेटेड ऑल्दो इन स्लाइटली डिफरेंट वेव्स, लेकिन इनकी जो अटैचमेंट है ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ये अटैच हुए हैं, इनकी अटैचमेंट मुख्तलिफ भी हो सकती है। फर्ज करो अगर मैं कहता हूँ कि एक का फर्ज करो 4 कोऑर्डिनेशन की अगर बात करें तो एक तो ये तरीका कि ये एटम जो है ये 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब एक और एटम है मैं ड्रा करता हूँ, वो इस तरह जुड़ा है, दूसरा और तीसरा चौथा इस तरह जुड़ गया फर्ज करो, तो ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। उसके बाद अगर मैं बात कर देता हूँ इस तरह की, तो 1 2 3
और ये इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और एक इधर आ जाता है कोई। तो ये आप ये जो है ये 4 के साथ जुड़ा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हुई है। इस तरीके से अरेंजमेंट इनकी मुख्तलिफ हो सकती है, स्क्वायर टाइप भी हो सकती है। फर्ज करो ये इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी, इसके एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये थर्ड 3 हो गए, और एक फर्ज करो मैं कह देता हूँ इस तरह जुड़ा हुआ है, तो इसका भी अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन रहा है। इस तरह अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है, और मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है। वो 12 दूसरे से 12 के साथ जुड़ा होगा। अब उन्होंने एक बताया है, दिस इज अ मोर डिफिकल्ट एफिशिएंट वे, दिस इज मोर एफिशिएंट वे टू पैक एटम्स लीडिंग टू लेस वेस्टेड स्पेस इन द मेटल स्ट्रक्चर एंड टू स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग मेटल। यानी पैकिंग ऑफ एटम्स में मुख्तलिफ तरीके वो कोशिश करता है कि जितना स्टेबल हो, जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि हर चीज़ आप लोगों को पता है एक चीज़ होती है स्टेबिलिटी और एक होती है रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी इन्वर्स होती है रिएक्टिविटी के, अगर कोई चीज़ स्टेबल हो तो उससे रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, और एक चीज़ जो हाईली रिएक्टिव हो फिर जारी बात है वो कम स्टेबल होती है, फिर वो फ़ौरन रिएक्शन कर जाती है, रिएक्टिव होती है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि जो जिसमें वो देखेगा लीडिंग टू लेस वेस्टेड स्पेस, यानी वो इस तरीके से ऑक्यूपाई करने की कोशिश करे ताकि स्पेस ज़ाया ना हो, लेस वेस्टेड स्पेस ज़ाया ना हो, इस तरीके से वो आपस में यानी स्पेस ज़्यादा फालतू ज़ाया ना हो, और वो आपस में स्टेबल भी हो जाए। तो इस तरीके से वो ऑक्यूपाई करेगा अपनी पोजीशन, एटम की जो पोजीशन होंगी वो इस तरीके से ऑक्यूपाई होंगी इन द मेटल स्ट्रक्चर एंड टू स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग मेटल। और मेटल में आप लोगों को पता है कि क्लोज होते हैं, क्यों, तो इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो डायमंड का भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज होती है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर सिलिकॉन, इसी तरीके से उसने फिर कहा कि सिलिकॉन हैज जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर जस्ट लाइक डायमंड, कि सिलिकॉन का भी डायमंड की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग इसका स्ट्रक्चर होता है, कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि सारी बात है इसमें सिलिकॉन के आखिरी शेल में जो ससी गई सिंध पंजाब जो 4th ग्रुप है, तो उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 4 लूज भी नहीं करते, 4 गेन भी नहीं करते, वो शेयर कर लेते हैं 4। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इस तरीके से फिर बन जाती है, और वो जब शेयरिंग होती है तो जारी बात है फिर जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है सिलिकॉन का। टाइनी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस। तो एक उन्होंने फिर एक एग्जांपल दी हुई है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर लुक, वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर का टाइनी पार्ट, यानी फुल स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं ड्रा किया, वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर कुछ हिस्सा अगर हम ड्रा करें तो वो इस तरीके से बनता है, जो कि साथ देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और मेल्टिंग पॉइंट सारी बात है फिर ज़्यादा ही होगा। एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, और एक बॉन्ड इधर है, एक तो ये, उसके बाद एक इस तरह, एक इस तरह, अब देखा जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये 1 2 3 4 से जुड़ा है। इसका देखा जाए तो 1 2 3 4 ये भी 4 के साथ जुड़ा है। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मैंने 4 की बात की थी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है तो वो किस तरीके से जुड़े होते हैं। अब ये जो है ये भी 1 2 3 और इस 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, ये सिर्फ 3 से जुड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो 1 2 ये सिर्फ 2 से जुड़ा हुआ है। बाकी अगर इसकी बात की जाए तो ये भी 1 2 3 और 4 से जुड़ा हुआ है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसका देखा जाए तो ये सिर्फ 2 से जुड़ा है, इसका देखा जाए तो ये 4 बन रहा है। अब इसका देखा जाए तो 1 2 3 4, इसका 4 बन रहा है, इसका देखा जाए तो सिर्फ 2 है, इसका देखा जाए तो सिर्फ 2 है, इसका देखा जाए तो 1 2 3 4, इसका 4 बन रहा है। अब इसमें जो 1 2 3 4 है वो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन रहा है, यानी इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। बहरहाल आगे वो कहते हैं कि 4 simple molecules, molecular structure, the structure of phosphorus, यानी phosphorus की अगर बात की जाए तो वाइट
एंड और सल्फर की यानी फास्फोरस की जो बात की जाए तो स्ट्रक्चर फास्फोरस में वाइट फास्फोरस आ जाता है और रेड फास्फोरस आ जाता है। P4 और P8 इस तरीके से वो होते हैं मुख्तलिफ आपस में, उनका भी कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर है। ये केजेस वगैरह सल्फर और बोरान के, ये इनऑर्गेनिक का वैसे देखा जाए तो टॉपिक है कि बोरान का और केजेस और सल्फर के केजेस वगैरह बनते हैं, चेन्स और केजेस इनके बन जाते हैं। सल्फर की बात की जाए तो इसमें रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दो आ जाते हैं। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फास्फोरस और सल्फर यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर का। यानी वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर जारी बात है और होगा, रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर और होगा। एक B4 होता है, एक B4 हो 6, B4 हो 10, इस तरीके से मुख्तलिफ ये होते हैं। सल्फर में जब बात की जाए तो रोम्बिक मोनोक्लिनिक यानी मुख्तलिफ इनका डिपेंड करता है। यानी मोनोरोम्बिक जो सल्फर होगा उसकी स्ट्रक्चर और होगा और मोनोक्लिनिक सल्फर का स्ट्रक्चर और होगा। इसी तरीके से रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर और होगा, वाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर और होगा। द एटम्स इन ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड आर्गन इज अ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। आर्गन वो कहता है कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, जो पीरियड है थर्ड पीरियड है, उसमें सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की हमने बात कर ली। फिर आगे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और वो इधर तक बात होगी। आगे वो कहता है ऑर्गन जो है वो सारी बात है स्टेबल होती है, फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इनर्ट होती है, तो फिर मोनोटॉमिक गैस है। वो फिर एक ही एटम होता है उसका AR, तो वो AR2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, उसे बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं होती। इन द लिक्विड और सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल आर हेल्ड क्लोज टू ईच अदर बाय वैन डर वाल्स डिस्पर्शन फोर्सेस। तो वो कहता है कि लिक्विड या सॉलिड स्टेट की अगर बात की जाए तो द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर क्लोज टू ईच अदर बाय वैन डर वाल्स एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। आप लोगों को पता है कि सॉलिड जब भी होगा तो आपस में उसका स्ट्रक्चर क्लोज होगा, एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज करीब जुड़े होते हैं, और लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ये सॉलिड है और ये लिक्विड है और ये गैस है। गैस में मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, दूर होते हैं। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड की बात की है कि इसमें जो आपस में जो जुड़े होते हैं वो वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं। उसके बाद ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है वैन डर वाल्स फोर्सेस वगैरह। उसके बाद वो कहता है LDF फोर्सेस यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रही थी। उसके बाद ये आपको समझ आ गया होगा, ये जो हमने अभी पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ी है। आगे आ जाते हैं कि ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन विद चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। वो कहता है कि ये सब्सटेंस की वो वाली कैपेबिलिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसके थ्रू, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कुछ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इस तरीके से हम वुड पढ़ते हैं कि जो वुड होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इसी तरीके से जो हम कहते हैं कि जब फर्ज करो बारिश हो और जो बेल होती है उसके ऊपर जब बेल का जो बटन होता है उसके साथ पानी जब चला जाए तो फिर अगर हम डायरेक्ट अपनी फिंगर से हाथ उससे लगाएं तो फिर करंट लगने का अंदेशा होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी नमी होती है थोड़ी सी, तो इसलिए करंट लगने का अंदेशा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो बैड कंडक्टर जैसे कि वुड होगी उससे फिर वो बेल का जो बटन होता है वो बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से तो अगर वैसे पानी लगाओ डायरेक्ट फिर हम बात करें तो क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कांस्टेंट भी होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का कांस्टेंट, तो वाटर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम हमारे अगर हाथ में पानी हो और हम बटन फिर प्रेस करें कोई भी बिजली का तो करंट बहुत ज़्यादा लगने का अंदेशा होता है। तो वो कह रहे हैं कुछ ये वो सब्सटेंस की कंडक्टिविटी है जिससे वो इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्ट करता है। तो जरी बात है करंट गुजरता है तो उस जिससे करंट पास हो जाए फिर उसे ही हम कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिससे करंट पास ना हो सके फिर हम कहते हैं बैड कंडक्टर ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्यों हो रहा है, करंट जरी बात है, करंट अगर पढ़ा जाए तो मोशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चार्ज कितना चार्ज फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 1 एम्पियर करंट होगा अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा होगा। तो ये वही बात है, जरी बात है, जब चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फ्लो करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो उसकी वजह से फिर करंट प्रोड्यूस होता है।
विद चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस की कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में ये यानी उसके वो किस किस चीज़ से मिलकर कंपोज किया गया है, किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये चीज़ बढ़ जाती है। यानी फर्ज करो मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो उसकी कंपोजिशन क्या है, C6H12O6, यानी वो कार्बन 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन, इससे मिलकर बना है। ये कंपोजिशन है इसकी, क्वालिटेटिव एनालिसिस से कहा जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये पढ़ते हैं कि मकदार कितनी कितनी है, और क्वालिटेटिव में यानी कौन कौन सी चीज़ बीच में मौजूद है। तो ये वो कहते हैं कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस किस चीज़ से मिलकर कंपोज किया गया। रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रीजन क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कहता है कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी कब अपीयर होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी तब अपीयर होती है, जारी बात है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करंट की वजह से होती है, और करंट फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से होते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट्स, यानी किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में, यानी वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल को आउटर मोस्ट शेल कहा जाता है। किसी भी एलिमेंट के आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। मोस्ट दीज इलेक्ट्रॉन फील ईजी फॉर मूवमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव लेवल, क्योंकि वो मोर अवर दीज इलेक्ट्रॉन फील ईजी, वो और वो आसानी से, जिनकी मोशन ज़्यादा आसानी से हो सकती है। अब अगर ऑर्गान की बात की जाए तो ऑर्गान जारी बात है इनर्ट है, वो स्टेबल है, तो वो मूव भी नहीं करेंगे। तो यानी वो यही कहना चाह रहा है कि नन ऑफ द रेस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी ये कंडक्टर यानी बेसिकली ये दोनों, जैसे कि मेटालिक का ट्रेंड है वही ट्रेंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। क्योंकि मेटल की जब हमने बात की तो हमने क्या बात की कि मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जो मेटालिक का ट्रेंड है वही ट्रेंड बिल्कुल फॉलो हो रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। मेटल में हमने क्या पढ़ा था, पीरियड में और ग्रुप में, अगर आगे बात आ जाए पीरियड और ग्रुप में। मेटालिक में हमने क्या पढ़ा है, मेटालिक क्या कर रहा है, पीरियड में डिक्रीज कर रहा है, ग्रुप में क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी यही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पीरियड में डिक्रीज करती जा रही है। जो पहले दो है, पहला अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल, उसके बाद मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हाइड्रोजन हो गया, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया। फिर तो ये वाले जो तीन है ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और ये वाले जो आगे उसके बाद आ जाते हैं, जो उसके बाद आ जाते हैं, फर्ज करें बेरिलियम कह लें, बेरिलियम मैग्नीशियम, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो ये भी मेटालिक है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनके पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है।